आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ जीवन बिताने और पति की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अपने पति के मर्डर की परफेक्ट प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसने अपने प्रेमी को अपने पति की आइडेंटिटी देने की कोशिश की। लेकिन इस बेवफा और मास्टरमाइंड पत्नी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से न केवल उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई बल्कि आज वो अपने प्रेमी के साथ अपने पति के हत्या के आरोप में जेल की सलाखों की हवा खा रही है। आखिर कैसे मटन सूप से ये सारे कातिल पकड़े गए? घटनाक्रम है 27 नवंबर साल 2017 का। तेलंगाना के नागर कुरुनूल में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला एक आदमी को लेकर पहुंची। महिला ने इस आदमी को अपना पति बताया। महिला का नाम स्वाति रेड्डी था और उसने अपने पति का नाम सुधाकर रेड्डी बताया। लोगों ने देखा कि आदमी का चेहरा बुरे तरीके से झुलसा हुआ है, वो दर्द से चीख रहा था। उसने इंसिडेंट के बारे में बताया कि कुछ लोगों ने उसके पति पर अटैक किया है, मारपीट की, उसके बाद पेट्रोल डाल दिया, इसके बाद आग लगा दी। अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि पीड़ित का चेहरा 30% तक जला हुआ था। हॉस्पिटल का स्टाफ महिला के पति को इमरजेंसी वार्ड में ले जाता है और फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज के बाद उस आदमी की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन उस आदमी के चेहरे की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद फाइनली डॉक्टर उस आदमी की पत्नी को अपने पति के चेहरे के प्लास्टिक सर्जरी कराने का एडवाइस देते हैं। आगे की स्टोरी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुधाकर रेड्डी एक बिजनेसमैन था, इसलिए उसकी पत्नी अपने पति के चेहरे के प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाँ कर देती है। सुधाकर रेड्डी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो जाती है। सुधाकर के सारे रिश्तेदार और भाई बहन उसके पास आ जाते हैं। सुधाकर के पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। शायद जलन का असर उसके गले में भी था, जिसकी वजह से उसकी आवाज नहीं आ रही थी। दिन बीतने के बाद सुधाकर की हालत में और भी ज्यादा सुधार हुआ। अब डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट लेने की परमिशन दी। सुधाकर की माँ और भाई अच्छी तरीके से जानते थे कि उसे मटन का सूप काफी पसंद है, इसलिए जब डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट की परमिशन दी तो उसकी माँ ने उसके लिए मटन का सूप बनाया। लेकिन वो हैरान रह गई क्योंकि सुधाकर अब मटन का सूप नहीं पी रहा था। उसकी माँ और भाई ने उसे सूप पीने के लिए काफी मनाया, लेकिन वो किसी भी कीमत पर सूप पीने को तैयार नहीं था, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि सुधाकर कभी भी मटन का सूप छोड़ता ही नहीं था। इसके बाद सुधाकर के भाई सुरेंद्र की हैरानी तब बढ़ गई जब आगे चलकर उसने सुधाकर के उठने बैठने और चलने का तरीका देखा, जो उसके भाई से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कुल मिलाकर सुधाकर की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी। सुरेंद्र को अपने बड़े भाई का ये रवैया अखरने लगा और वो इस बात की जानकारी लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस को सुरेंद्र रेड्डी ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी इन्फॉर्मेशन दी। उसके भाई पर हमला हुआ, उसकी भाभी भाई को लेकर अस्पताल पहुंची, उसका इलाज हुआ और इलाज के बाद भाई का चेहरा बदला गया, लेकिन उसके साथ पूरी पर्सनालिटी भी बदल गई। यहाँ तक कि उसके भाई ने उसका फेवरेट मटन सूप नहीं पिया और सबसे बड़ी बात, भाई के इस इंसिडेंट की रिपोर्ट अभी तक उसकी भाभी ने पुलिस में नहीं लिखवाई। लेकिन सुरेंद्र की इन बातों में पुलिस को कोई दम नजर नहीं आया, क्योंकि मटन सूप का ना पीना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पुलिस के लिए ये एक अनोखा केस था। पुलिस को लग रहा था कि सबसे पहले ये किया जाए कि जो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है वो सच में सुधाकर है या नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए अस्पताल में एडमिट व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लिया गया। ये काफी सीक्रेट तरीके से किया गया। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स का मिलान सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट से किया गया। इसके लिए सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और दूसरे डाटा का सहारा लिया गया। जब रिपोर्ट आई तो सुरेंद्र का शक सही निकला, फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुए। अस्पताल में जिसका इलाज हो रहा था वो व्यक्ति उसका भाई सुधाकर नहीं बल्कि कोई और है। ये जानकारी आने के बाद दोनों के परिवार हिल गए। विशेष रूप से स्वामी के पिता ने तो अपने दामाद के इलाज में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अब सवाल ये होता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है? असली सुधाकर रेड्डी कहाँ है? इन तमाम सवालों के जवाब अब स्वाति ही दे सकती थी। पुलिस ने स्वाति को अरेस्ट किया और उसे पूछताछ शुरू की। स्वाति ने शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन आगे चलकर पुलिस के आगे उसे सच बोलना ही पड़ा। और जब उसने सच बोला तो जो कहानी सामने आई, उसने पति पत्नी के रिश्ते से भरोसा ही उठाकर रख दिया। साल 2014 में जब स्वाति नाम की एक लड़की की अरेंज मैरिज सुधाकर से हुई तो सुधाकर एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था। एक स्वामी हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती। स्वाति शादी के कुछ समय बाद तक पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन आगे चलकर दोनों का एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटी का नाम दर्शित और बेटी का नाम हर्षिता रखा गया। आगे चलकर स्वाति की कमर में दर्द रहने लगा। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी करने की सलाह दी। इसके बाद स्वाति अपने सुधाकर पति के साथ फिजियोथेरेपी सेंटर में जाया करती। कुछ समय तक तो सुधाकर स्वाति के साथ जाया करता, लेकिन उसे अपने व्यापार में भी समय देना पड़ता, जिसके चलते वो स्वाति के साथ अब नहीं जाता था। इसलिए स्वाति फिजियोथेरेपी के लिए अकेले ही जाने लगी और फिजियोथेरेपी जो करता था उसका नाम राजेश था। कुछ दिनों बाद राजेश स्वाति की फिजियोथेरेपी कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में करने लगा।
लगा। स्वाति को भी इसमें मजा आने लगा। इन दोनों के बीच में मेल फीमेल के नेचुरल अट्रैक्शन की बॉन्डिंग बनने लगी और ये बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि स्वाति और राजेश ने तमाम मर्यादाओं को कपड़ों की तरह उतार कर एक तरफ रख दिया। अब दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। स्वाति और सुधाकर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अब फिजियोथेरेपी राजेश आ गया था। दोनों की बेचैनी यहाँ तक बढ़ी कि अब दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अगर स्वाति सुरेंद्र से तलाक लेना चाहे तो उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, क्योंकि स्वाति और सुधाकर के बीच हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। अगर किसी तरीके से तलाक हो भी जाता है तो उसे सुरेंद्र की प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता और वो किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। इसके बाद स्वाति और राजेश आपस में प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से साथ रहा जाए। इस बीच स्वाति ने एक तमिल मूवी देखी जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे को दिया जाता है। आखिर किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक आदमी अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है और दूसरे की आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर सकता है। स्वाति ने इस फिल्म को लगभग 20 बार देखा और उसके बाद इन दोनों के दिमाग में खतरनाक प्लान आया जिसके 2 पार्ट थे। पहले के तहत सुधाकर रेड्डी को मारना था और दूसरे पार्ट में सुधाकर रेड्डी की पहचान राजेश को देनी थी। प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले स्वाति ने राजेश को सुधाकर बनने की ट्रेनिंग दी। सुधाकर की पर्सनालिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलने का तरीका, सब कुछ राजेश को सिखाने लगी। फाइनली 26 नवंबर साल 2017 का वो दिन था, रविवार का, दोनों ने सुधाकर को मारने का प्लान बना लिया। स्वाति पेशे से नर्स थी, उसे मालूम था कि एनेस्थीसिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा ही किया। उसने अपने पति को एनेस्थीसिया दिया जिससे कि वो किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पाया। उसने राजेश को अपने घर बुलाया। राजेश आया और उसने लोहे के रोड के जरिए सुधाकर का सिर फोड़ दिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद सुधाकर का चेहरा पूरे तरीके से बिगाड़ दिया ताकि अगर किसी तरह उसकी डेड बॉडी मिल भी जाती तो कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद उन दोनों ने सुधाकर की डेड बॉडी को महबूब नगर के जंगल में ले जाकर जला दिया, फिर उसे दफना भी दिया। अब आ रही थी प्लान के दूसरे हिस्से को एग्जीक्यूट करने की बारी। स्वाति राजेश को इस बात के लिए कन्विंस कर चुकी थी कि वो अपने पति की पहचान राजेश को दे देगी, जिससे कि आगे चलकर सुधाकर की प्रॉपर्टी भी इन दोनों की हो जाएगी और सुधाकर की बीवी भी राजेश की हो जाएगी। 27 नवंबर 2017 यानी अपने पति की हत्या करने के ठीक दूसरे दिन स्वाति राजेश के चेहरे पर धीरे धीरे करके तेजाब डाल रही थी और वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेमिका के कहने पर आकर उस दर्द को सहन कर रहा था। उसकी प्रेमिका उसके उसी चेहरे को जलाना चाहती थी जिससे कभी उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। फाइनली प्लानिंग के मुताबिक स्वाति ने राजेश का चेहरा जला दिया और उसके बाद उसे लेकर अस्पताल पहुंच गई। आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है, लेकिन इस कहानी के सामने आने से मटन सूप का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सुधाकर रेड्डी नॉन वेजिटेरियन था जबकि राजेश प्योर वेजिटेरियन था, इसलिए उसने मटन सूप भी नहीं पिया और यही से सुरेंद्र के मन में शक पैदा हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, सच में अगर इस स्टोरी में मटन सूप की एंट्री नहीं होती तो ये मामला कभी सामने आता? मुझे तो लगता है कि नहीं। और राजेश सुधाकर बनकर सारी जिंदगी उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बीवी का इस्तेमाल करता। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और क्या ये कहानी ने सच में आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया कि आज के समय में रिश्ते किस तरीके से बिखर रहे हैं? हस्बैंड वाइफ यानी मियाँ बीवी, पति पत्नी जैसे हम कहते हैं, एक ऐसा रिश्ता था जो जन्मों जन्मों तक का था और आखिरी सांस तक का था। लेकिन कुछ ऐसे वैश्य दरिंदे हैं आज के समय में, चाहे मैं पत्नी को कहूँ या कुछ केसेस में पति को, वो इस रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। इनफैक्ट हर रिश्ते से इंसान का विश्वास उठता सा जा रहा है। पहले कहा जाता था कि माँ बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, तो कहीं जगह आपने सुना है बेटा माँ को मार देता है, माँ बेटे को मार देती है। आज के समय में कलयुग दिन बर दिन बढ़ रहा है और ना जाने आने वाले समय में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या होगा। जब आज के समय में ही जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं है फिर भी लोग एक दूसरे को इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं। समय के साथ आगे बढ़ते रहिए, दूसरों का भला करें, अच्छी सोच रखें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें जो कि हमने देने बंद कर रखे हैं टीवी सोशल मीडिया में घुसकर। उनको अच्छे संस्कार देंगे ताकि आप अपने देश को अच्छा बनाएंगे, ताकि वो कभी कोई जुर्म ना करें और जुर्म करने से पहले या कुछ भी करने से पहले उनको ये डर हो कि ऊपर वाला सब देख रहा है। बस मेरा तो यही कहना है और मेरी यही सलाह है आप लोगों के लिए। आगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं कल कुछ नई दर्दनाक कहानियों के साथ। धन्यवाद।